प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12 मानव भूगोल किताब का पहला चैप्टर। बच्चों मानव भूगोल शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि भूगोल क्या है। बच्चों भूगोल वह है जो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। एकदम सीधी भाषा में बोले तो भूगोल वह है जो पृथ्वी का अध्ययन करता है, वह विषय भूगोल है। बच्चों भूगोल को अंग्रेजी भाषा में ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफोज। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन अर्थात अध्ययन करना। तो पृथ्वी के अध्ययन करने वाले विषय को हम भूगोल कहते हैं। बच्चों भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का अध्ययन करना है मानव के घर के रूप में, यानी कि पृथ्वी को मानव घर के रूप में समझना और समझ करके उसका अध्ययन करना है। उन तत्वों का अध्ययन करना जो मानव को पोषित करते हैं। बच्चों वो संपूर्ण तत्व जो पृथ्वी पर मनुष्य को पोषित कर रहा है, यानी कि जो मनुष्य से संबंधित है, उन सभी तत्वों का अध्ययन जो है भूगोल में किया जाता है। तो एक शब्द में अगर हम कहें तो भूगोल जो है पृथ्वी का अध्ययन है। और भूगोल को हम कहते हैं भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूतल का अध्ययन है, भूतल का अध्ययन है, यह धरातल का अध्ययन है कहा जाता है। बच्चों भूगोल वह विषय है जो किसी भी घटना, परिस्थिति का काल और समय के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। समय के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। बच्चों प्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। बच्चों भूगोल जो धरातल का अध्ययन करता है और इसके दो घटक हैं। यह अध्ययन करता है पृथ्वी के धरातल का, और पृथ्वी के धरातल के दो घटक हैं। पहला घटक है प्राकृतिक घटक और दूसरा मानवीय घटक। प्राकृतिक घटक में बच्चों क्या आएगा? भूगोल हमने देखा कि पृथ्वी का अध्ययन करता है, भूतल का अध्ययन करता है, धरातल का अध्ययन करता है या पृथ्वी का अध्ययन करता है। तो पृथ्वी के दो घटक हैं, पृथ्वी पर ही पृथ्वी का धरातल है। तो पृथ्वी के दो घटक हैं। कौन से दो घटक हैं? प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। मानवीय घटक हैं और प्राकृतिक घटक हैं। बच्चों प्राकृतिक घटक वह है, वह संपूर्ण वस्तु प्राकृतिक है जिसका निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता है, जिसका निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता है। हमारी प्रकृति में स्वतः ही पाई जाती हैं। ठीक है, वो प्राकृतिक घटक है, यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं हैं। तो वो क्या क्या है? पर्वत, नदियां, मैदान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वर्षा, मिट्टी, जलवायु, तापमान, पानी। बच्चों ये सारी चीजें जो है क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं। झीलें, तालाब, इन सब का जो है बच्चों जो है मनुष्य निर्माण नहीं कर सकता है। निर्माण कर सकता है, झील का कृत्रिम रूप से कर सकता है तालाब का, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से झीलें पाई जाएंगी तो प्राकृतिक रूप से उनका निर्माण मनुष्य करने में असमर्थ है। तो वो सारे प्राकृतिक घटक कहलाते हैं। उन सबका भी भूगोल में अध्ययन किया जाता है। दूसरा घटक है बच्चों मानवीय घटक। मानवीय घटक क्या है? जैसे सड़कें, घर, मकान। बच्चों ये हमने हाइलाइटर बना लिया, हाइलाइटर नहीं सॉरी, ये मार्कर बना लिया, ये बोर्ड बना लिया। ठीक है बच्चों, जिस फोन से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो फोन हो गया, कैमरा हो गया। ये सारे घटक जो है क्या है? मानवीय घटक है, मानव द्वारा निर्मित है। बच्चों घर, गांव, सड़क, नगर, रेल, जहाज, खेत, बंदरगाह, शहर, बाजार, सारी चीजें इंसानों ने बना लिया और ये सारे क्या है? मानवीय घटक, और इनका भी भूगोल में अध्ययन किया जाता है। बच्चों इन सारे मानवीय घटकों को मनुष्य ने कैसे बनाया है? मनुष्य ने इन्हीं प्राकृतिक घटकों के माध्यम से ही बनाया। इन्हीं प्राकृतिक घटकों के माध्यम से ही अपने ज्ञान का प्रयोग करके बनाया है, अपनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके बनाया है। यानी कि अपनी प्रौद्योगिकी शक्ति, प्रौद्योगिकी ज्ञान के माध्यम से इन सभी घटकों का मनुष्य ने निर्माण किया है। यानी कि मनुष्य क्या किया? प्रकृति से अन्योन्य क्रिया किया, प्रकृति से बातें की, प्रकृति को समझा, प्रकृति को जाना, और जब उसे जाना, पहचाना, समझा तो उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसने प्रौद्योगिकी विकसित की और उसके माध्यम से जो है उसने मानव निर्मित वस्तुओं यानी कि मानवीय घटकों यानी मानवीय वस्तुओं को बनाया, और जिससे उसका हर कार्य देखो आज के जमाने में सहज हो गया है। बच्चों मानवीय जो निर्मित वस्तुएं यानी कि मानवीय घटक जो बन रहे हैं, जो मानवीय उत्पाद हैं, उत्पाद मायने नहीं रखता बच्चों, उत्पाद बनाने की क्रिया विधि मायने रखती है। कहने का मतलब वो जो है, कहने का मतलब प्रौद्योगिकी, वो ज्ञान महत्व रखता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर कोई मानवीय घटक बनाया जा रहा है तो ज्ञान मायने रखता है। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं
मानव के पास ज्ञान था, वो कपड़े बना लेता था, चरखे के माध्यम से बना लेता था, हाथ का कोई यंत्र आता था उससे कपड़ों को बनाता था, लेकिन वो जो है उस ज्ञान के माध्यम से बहुत धीरे धीरे प्रोसेस में कपड़े बनाता था। मनुष्य की प्रौद्योगिकी और विकसित हुई, वो अब भी कपड़े बना रहा है लेकिन अब बहुत ही मशीनों से बना रहा है और तेजी से बना रहा है, तेजी से बना रहा है। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी मायने रखती है। तो उत्पाद पहले भी कपड़ा था, अब भी उत्पाद है। जैसे बच्चों अभी मानव काम कर रहा है, अब रोबोट भी आ गया है तो रोबोट काम करता है। तो इसी तरीके से बच्चों हर हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली लगभग हर वस्तुएं जो है प्राकृतिक द्वारा ही निर्मित हैं। मानव ने प्राकृतिक वस्तुओं से ही मानव निर्मित वस्तुओं को बनाया है, मानवीय वस्तुओं को बनाया है, मानवीय घटकों को बनाया है। बच्चों आप देख सकते हैं भूगोल की शाखाएं कितनी होती हैं। इस भूगोल की शाखा में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करेंगे और मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में क्या किया जाता है? भौतिक पर्यावरण के साथ जो मानव की क्षेत्रीय गतिविधियां होती हैं, जो अन्योन्य क्रिया होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। अब बच्चों शाखाएं यानी प्राकृतिक घटकों का अध्ययन करने वाली जो शाखा है भौतिक भूगोल है। मानवीय घटकों का अध्ययन करने वाली शाखा बच्चों जो है मानव भूगोल है। ठीक है बच्चों भूगोल में एक ऐसा समय आता है जैसे कि भूगोल में क्या होता है, ध्रुववाद उत्पन्न होता है। यानी कि ध्रुववाद मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि ये भूगोल का इस रूप में अध्ययन किया जाए, भूगोल का इस रूप में अध्ययन किया जाए। तो अपने अलग अलग मत होते हैं। ध्रुववाद मतलब मत, विचार। तो बच्चों भूगोल में जैसे कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में भूगोल को बांटा गया है, तो ऐसे 2-3 प्रकारों में भूगोल को बांटा जाने लगा, तो अलग अलग किया जाने लगा। तो कुछ जैसे कि भूगोल में ध्रुववाद, आप देखिए भौतिक बनाम मानव भूगोल, यानी कि भौतिक भूगोल में भूगोल को भौतिक भूगोल माना जाए या भूगोल को मानव भूगोल माना जाए, या क्रमबद्ध या प्रादेशिक क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया जाए या प्रादेशिक रूप में अध्ययन किया जाए, नोमोथेटिक रूप में अध्ययन किया जाए या आइडियोग्राफिक रूप में अध्ययन किया जाए। नोमोथेटिक क्या है? मतलब भूगोल में सिद्धांतों के माध्यम से ही आगे बढ़ा जाए, या भूगोल में विवरणात्मक आइडियोग्राफिक यानी कि विवरणात्मक चीजों का भी समावेश किया जाए, वर्णनात्मक चीजों का भी समावेश किया जाए। तो बच्चों बात ये है ये सारे ध्रुववाद भूगोल में आए, लेकिन इन सब ध्रुववाद के बाद भी माना गया कि भूगोल जो है एक है, अलग नहीं है, दो नहीं है। ये सारे जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के की ये समग्र हैं, ये मिल करके जो है समग्र ठीक है समग्रता का निर्माण करते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि भौतिक भूगोल बहुत ही करीब से मानव से जो है संबंधित है, मानव भूगोल बहुत ही करीब से भौतिक से संबंधित है, क्रमबद्ध भूगोल प्रादेशिक से प्रादेशिक क्रमबद्ध से संबंधित है। जैसे क्रमबद्ध भूगोल क्या है? क्रमबद्ध अगर हम किसी चीज का मान लीजिए मृदा का अध्ययन करते हैं भूगोल में, तो अब हम संपूर्ण पृथ्वी की मृदा का जो है क्रम से अध्ययन कर लेते हैं, क्रम से संपूर्ण पृथ्वी की मृदाओं का अध्ययन कर लेते हैं। अगर प्रादेशिक की बात की जाए तो प्रादेशिक मतलब हम जो है उसको प्रदेशों में बांट दें, जैसे महाद्वीप है महाद्वीपों में बांट दें, एशिया की मिट्टी का अध्ययन कर लें, फिर अमेरिका की मिट्टी का अध्ययन कर लें, या एशिया में भारत देश की मिट्टी का अध्ययन कर लें, पाकिस्तान की मिट्टी का अध्ययन कर लें, फिर चीन की मिट्टी का अध्ययन कर लें, या भारत में भी बंटवारा करके अध्ययन कर लें। तो बच्चों दोनों भी अध्ययन विधियां बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही सुविधाजनक हैं। अब हम दोनों विधियों का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ेंगे। हो भी रहा है वर्तमान में। अगर कहो कि सिर्फ एक ही विधि का प्रयोग किया जाए, अगली नहीं सही है, खारिज कर दी जाए अगली, तो ये गलत है। तो विद्वानों ने भूगोलवेत्ताओं ने समझा और इन सभी को मिला करके जो है एक समग्रता का निर्माण किया। ठीक है, कहा गया कि ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। भौतिक भूगोल मानव से संबंधित है और मानव भौतिक भूगोल से संबंधित है। तो ये ध्रुववाद जैसा भूगोल में कुछ नहीं है। ये ध्रुववाद सिर्फ भूगोल के अध्ययन की सुविधा के लिए ही ध्रुववाद आया। ध्रुववाद दो शाखाओं में, विभिन्न शाखाओं में भूगोल को बांटा गया सिर्फ अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से। तो बच्चों आपने देखा कि मानव भूगोल, तो आइए बच्चों हम मानव भूगोल पर बात करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है, क्षेत्रीय अध्ययन है। ठीक है, क्षेत्रीय वितरण है। ठीक है, मानव भूगोल में क्षेत्रीय वितरणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इस जगह पर जो है जो
अर्थव्यवस्था का रूप है, अन्य जगह पर अर्थव्यवस्था का अन्य रूप है। ऐसा क्यों है? मानवीय गतिविधियां यहाँ पर कुछ अन्य हैं, अन्य जगह पर अन्य स्थान पर गतिविधियां बदल जाती हैं, ऐसा क्यों है? इन सभी चीजों का हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। जनसंख्या, अधिवास, मतलब जो झोपड़ियाँ, किस प्रकार की झोपड़ियाँ मनुष्य की कहाँ पर किस जलवायु में किस प्रकार की, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों जनसंख्या का भी अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल देखिए बच्चों, मानव भूगोल की परिभाषा पर हम बात करते हैं। मानव भूगोल परिभाषा, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बच्चों रेटजल महोदय कहते हैं, रेटजल जर्मनी के विद्वान हैं, कहते हैं, और ये मानव भूगोल के पिता भी हैं। ये क्या है? मानव भूगोल के पिता हैं, पिता यानी कि जनक है मानव भूगोल की। ये कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों कि मानव भूगोल के पिता कौन है, तो रेटजल महोदय हैं। कहते हैं कि मानव भूगोल का मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि जो अगर ये हमारी पृथ्वी है, इस पर कोई मानव है, तो इस मानव और इस पृथ्वी यानी इस धरातल के बीच जो संश्लेषित संबंध है, इसके जो बीच संबंध जो इसके बीच बनता है, उसका अध्ययन करता है मानव भूगोल। अभी एक परिभाषा किसकी है? एलन सैम्पुल की है। एलन सैम्पुल ने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी यानी कि पृथ्वी सदैव गतिशील है। आप देखते हैं पृथ्वी वर्ष में सूर्य के चारों तरफ चक्कर एक पूरा कर लेती है, एक दिन में अपनी ही किली पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, और इस तरह से अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच, मानव भी एक्टिव है, क्रियाशील है। जिस दिन मानव निष्क्रिय हो गया उस दिन वह मृत हो जाएगा। जब तक मनुष्य में श्वास चलती रहती है बच्चों, तब तक वह क्या है? क्रियाशील है। तो क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसके पृथ्वी और व्यक्ति मानव के बीच जो संबंध है वो लगातार बदलता रहता है। अभी आप देखिए, जब आदि मानव थे, जब आदि व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, तो आदि मानव से लेकर के वर्तमान तक की अर्थव्यवस्था किस तरीके से बदली। मानव के कार्य, मानव के व्यवसाय, व्यापार, या जो है मानव का प्रकृति से संबंध लगातार बदलता गया है। ठीक है, आज प्रौद्योगिकी कितनी विकसित हो गई है, तो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ऐसा एलन सैम्पुल महोदया बोलती हैं, एलन सैम्पुल महोदया बोलती हैं। ये अमेरिका की रहने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एलन सैम्पुल अमेरिका की रहने वाली हैं, और ये महोदय जो है रेटजल की शिष्य हैं बच्चों, और इन्होंने ये परिभाषा दी। अगली परिभाषा ब्लास महोदय की है, जो कि बहुत बेहतरीन परिभाषा दे रहे हैं। ब्लास महोदय कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों में। बच्चों ध्यान दीजिएगा परिभाषा के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि उन शब्दों को थोड़ा सा जो है अलग कर देगा। जैसे कि यहाँ दिए गए हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, अगर यहाँ पर मानवीय नियमों कर दिया जाए, ऐसा हमने प्रश्न देखा है कि यहाँ भौतिक की जगह मानवीय नियमों कर दिया गया था, मानवीय, और लोग समझ नहीं पाए। पूरी परिभाषा एक उसी तरह ही थी और उसको जो है सब सही करके चले, लेकिन ये गलत होगा, मानवीय नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों यानी कि प्राकृतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। बच्चों कहने का तात्पर्य सभी का एक ही है, बस शब्द अलग हैं, थोड़े से विचार अलग हैं, बाकी एक कोर जो वैल्यू है सबका एक ही है कि मानव भूगोल जो है मानव और प्रकृति के मध्य एक अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न विषय है, के मध्य संबंधित विषय है। जो मानव और प्रकृति के बीच संबंध होता है उसी का अध्ययन करता है मानव भूगोल। बच्चों हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, जो भौतिक नियम हमारी पृथ्वी को नियंत्रित कर रहे हैं तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न भूगोल है, उत्पन्न विषय है मानव भूगोल। यानी कि जो नियम हमारे ऊपर लागू हैं उन नियमों और जीवों के मध्य, जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे हो गए, सभी जीवों के अंतर्गत कौन आएगा बच्चों? जीवों के अंतर्गत मनुष्य, पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं। मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे सभी जीव हैं। तो जीवों के मध्य संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। जैसे अब मनुष्य जीव हो गया तो मनुष्य जो है इसके भौतिक नियमों के माध्यम से ही उसने नियम तैयार किया है। जैसे कि अगर गति का नियम है, प्रकृति में गति का नियम है, तो गति के नियम से देखिए मनुष्य ने जो है कार का निर्माण कर लिया,
हवाई जहाज का निर्माण कर लिया, साधन का जो गति के साधन है हमारे, उनका निर्माण कर लिया गया। जो भौतिक नियम, घर्षण का नियम है, उससे हमने आग का आविष्कार कर लिया। तो भौतिक नियमों का इस्तेमाल करके जीवों के मध्य संबंधों के संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है, यानी कि इसके जो है भौतिक नियमों और जो हमारे मध्य जब संश्लेषण हुआ, न्यून क्रिया हुई, तो एक नए ज्ञान, एक नए उत्पाद, एक नई प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ। ठीक है, तो भौतिक नियमों का ही इस्तेमाल करके मनुष्य ने अपना विकास किया है। ठीक है, अगर हम भौतिक नियमों के विपरीत जाते हैं तो वहीं से जो है प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम मानव भूगोल की विचारधाराएं हैं। मानव भूगोल में विचारधाराएं हैं, 3 विचारधाराएं जो कि महत्वपूर्ण है। एक निश्चयवाद, दूसरा संभववाद, तीसरा नवनिश्चयवाद। तो इसी पर मानव भूगोल चलता है। ठीक है, तो निश्चयवाद, निश्चयवाद संकल्पना कहती है, निश्चयवाद संकल्पना यह कहती है कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास है, प्रकृति का दास है, मनुष्य प्रकृति का दास है, ऐसा सैंपुल महोदय कहती है, सैंपुल महोदय कहती हैं। मनुष्य प्रकृति का दास है, ऐसा एलन सैंपुल महोदय कहती हैं। इनका कहने का मतलब है कि हमारे सारे कार्य प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रकृति हमें जहाँ चाहेगी हम वहीं रह पाएंगे। अगर प्रकृति हमें आदेश नहीं देती है तो हमारा जीवन वहाँ पर संभव नहीं है। जैसे एलन सैंपुल ने बहुत सारे उदाहरण दिया। एलन सैंपुल ने कहा कि जितनी भी सभ्यताएं हुई नदियों की घाटियों में ही विकसित हुई, जहाँ क्योंकि वहाँ पे पानी जो है उपस्थित था। सभ्यताएं वहीं विकसित हुई जहाँ पे मैदान था, मैदानी भागों में सभ्यताएं विकसित हुई, चाहे सिंधु हो गया, मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया, जो भी सभ्यताएं हुई नदियों के किनारे और मैदानी भागों में, क्योंकि वहाँ पर अन्य जल मिलने की संभावना अधिक थी। तो इस प्रकार से सैंपुल महोदय कहती हैं कि निश्चयवादी है, यानी कि जो प्रकृति चाहेगी, मनुष्य को जैसा चाहेगी मनुष्य को वैसा ही करना पड़ेगा, मनुष्य प्रकृति का दास है, ऐसा एलन सैंपुल महोदय कहती हैं। फिर संभववाद आता है। संभववाद में कहा जाता है कि प्रकृति जो है, प्रकृति का मानवीयकरण की बात इसमें की जाती है, यानी कि प्रकृति का जो है मानव के अनुसार जो है परिवर्तन करने की बात इसमें कही जाती है। बच्चों इसमें क्या होता है, संभववाद के प्रवर्तक होते हैं ब्लास महोदय, संभववाद के प्रवर्तक होते हैं ब्लास महोदय। निश्चयवाद के प्रवर्तक रेटिजल महोदय हैं, निश्चयवाद के प्रवर्तक रेटिजल महोदय हैं। तो संभववाद के प्रवर्तक ब्लास महोदय होते हैं। ब्लास महोदय कहते हैं कि मनुष्य अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। ब्लास महोदय का कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र है, मनुष्य स्वतंत्र है। प्रकृति क्या है, प्रकृति सिर्फ एक सलाहकार मात्र है। ये कथन याद करिएगा बच्चों, प्रकृति सलाहकार मात्र है, सलाहकार मात्र, प्रकृति सलाहकार मात्र है। और मानव चाहे तो उसकी सलाह माने और मानव चाहे तो उसकी सलाह ना माने, जैसा कि वर्तमान मानव है भी लगभग। तो वर्तमान मानव क्या कर रहे हैं आज वर्तमान मानव ठंडे से ठंडे इलाके में भी, दुर्गम क्षेत्रों में भी आज पहुंच जा रहा है, अपनी पहुंच बना ली है, वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे जो वातानुकूलित वातावरण तैयार करके वहाँ पर रह रहा है। ठीक है, दूर क्षेत्रों से फलों सब्जियों को मंगा कर वहाँ भी, शीत प्रदेशों में भी, उष्ण प्रदेशों से फल सब्जियाँ जा रही हैं वहाँ पर। ठीक है, जो हवाई जहाज है इनके माध्यम से, तीव्र गति के साधनों के माध्यम से वहाँ पर सब्जियाँ पहुँच जाती हैं समय से, और वहाँ के लोग भी अपना जीवन अच्छे से बिता रहे हैं। तो उन विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन को अच्छे से बिता रहे हैं। तो ब्लास महोदय ने कहा कि प्रकृति सिर्फ एक सलाहकार मात्र है, मानव अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, प्रकृति पर निर्भर नहीं है। बच्चों, दोनों ही संकल्पनाएं अपने आप में अधूरी हैं। ना तो प्रकृति का मनुष्य गुलाम है, हाँ गुलाम था, दास था, आज के सालों हजारों वर्ष पहले गुलाम था। जब आदि मानव थे वह प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते थे। जब जो है प्रकृति में जैसे अगर बादल फटते थे या आवाज आती थी, ठीक है, तब मनुष्य डर जाता था। बिजली चमकती थी तो मनुष्य डर जाता था, प्रकृति का प्रकोप समझता था। वर्षा होती थी, प्रकृति का प्रकोप समझता था, भूकंप को प्रकोप समझता था। ठीक है, जंगलों में रहता था और जंगल के माध्यम से जो उसको फल मिल जाता था उस फल को खा लेता था। पेड़ पौधों के माध्यम से जो जीव जंतु मिलते थे उन जीव जंतुओं का मांस का सेवन कर लेता था। तो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। और धीरे धीरे ये चीजें विकसित हुई और मनुष्य जो है अपने आप स्वयं पर निर्भर
होने लगा, अपने ज्ञान पर निर्भर होने लगा, तो बातें निश्चयवाद की बातें सही ही हैं कुछ हद तक कि मनुष्य जो है अपने सारे कार्यों के लिए प्रकृति पर निर्भर है। हाँ, एक बात ये है, आज का मनुष्य भी अपने सारे कार्यों के लिए एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति के माध्यम से ही करता है, यानी कि हर चीज, हर वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं को मॉडिफाई करके, परिवर्तित करके ही मनुष्य आज अपने कार्य करता है, यानी वस्तु का निर्माण करता है। तो कह भी सकते हैं कि प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भी संकल्पना अधूरी है। संभववादी में अति जो है संभावनाओं को दिखा दिया गया है, कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र है, बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं, मनुष्य जैसा चाहे जहां भी चाहे वो रह सकता है। इसके विरोध में जो है बातें कही जाती हैं कि आज भी अंटार्कटिका में लोग नहीं रह सकते हैं, उत्तरी ध्रुव आज भी पूरा खाली है। आज भी देखा जाए कि जनसंख्या वितरण से समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में बहुत कम लोग पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है। अब देखा जाए कि एशिया में बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि यहाँ की जलवायु मानव के रहने के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये भी सब चीज़ें हैं। तो प्रवर्तक हैं इसके ब्लास महोदय हैं, संभववाद के प्रवर्तक हैं। तो इन दोनों विचारधाराओं के आने के बाद एक ऐसी विचारधारा आती है जो कि आपके सिलेबस में है, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद कहता है, इसके प्रवर्तक हैं टेलर महोदय, ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। बच्चों, ग्रिफिथ टेलर महोदय कहते हैं, रुको और जाओ, संकल्पना देते हैं और कहते हैं कि प्रकृति एक चौराहे पर खड़ी, इनका कथन है बच्चों, या सकता है जब में देखिएगा, प्रकृति एक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक सिग्नल की भांति कार्य करती है। जिस प्रकार से ट्रैफिक सिग्नल आपको हरी बत्ती देता है, जब हरी बत्ती देता है उसका मतलब होता है चलना, और जब लाल बत्ती जल जाए तो उसका मतलब होता है रुकना। तो जिस प्रकार सिग्नल जो है लाल बत्ती जलती है तो आपको रुकना पड़ता है, हरी बत्ती पर आप जाते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति का भी कार्य है। प्रकृति आपको जब आदेश दे रुकिए तब आपको रुकना पड़ेगा। आप अपने विकास के कार्यों में आपको जो है कमी लानी पड़ेगी, आपके अपने विकास के कार्य, अपनी प्रौद्योगिकी को रोकना पड़ेगा। उसके बाद जब प्रकृति आपको संभावनाएं दे, प्रकृति आदेश दे, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बच्चों, अब हम मानव भूगोल में देखेंगे, मानव भूगोल की शाखाएं जो हैं, हम उनकी शाखाओं को देखेंगे। आप शाखाओं से समझ सकते हैं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कितना विस्तृत है, कितना जो है बड़ा है। मानव भूगोल की शाखा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम अध्ययन करते हैं मानवीय जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का वितरण किस प्रकार से कहाँ पर है, और कहाँ पर कौन से संसाधन पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन से संसाधन नहीं पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, उन चीज़ों का हम अध्ययन आर्थिक भूगोल में करते हैं। सामाजिक भूगोल में मानव के समाज का अध्ययन करते हैं, और सामाजिक भूगोल में ही हम महिला भूगोल एक आता है, महिला भूगोल का अध्ययन करते हैं। महिला भूगोल सामाजिक भूगोल का एक भाग है। फिर राजनीतिक भूगोल में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जैसे चुनाव भूगोल हो गया, चुनाव भूगोल राजनीतिक भूगोल के अध्ययन एक शाखा है, चुनाव भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल में मानव की संस्कृति सभ्यता का अध्ययन करते हैं। मानव ने किस प्रकार से अपनी संस्कृति जो है अपनी संस्कृति को लगातार जो है ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, तो उसको, उन चीजों को हम सांस्कृतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मनुष्य पहले जंगल में रहता था, जंगल से गांव में आ गया, गांव से नगर बसा लिया, नगर से महानगर बसा लिया, इन सारी चीजों को हम सांस्कृतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। महानगर से आप देख रहे हैं वर्तमान में जो है स्मार्ट शहर की संकल्पना सामने आई है। तो इन सब चीजों का अध्ययन जो है हम सांस्कृतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। बच्चों, आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। हम फिर से मिलेंगे किसी एक नई बेहतरीन क्लास में। थैंक यू।